बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। पर उस टाइम पे जब हमने इस कोड को देखा था वो कंपाइल टाइम मेमोरी पे था। अब यहाँ पे हम रन टाइम में वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। रन टाइम में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं इसको जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर लाजमी व्यू करें, जहाँ पे हमने न्यू के कीवर्ड को स्टडी किया था। तो रन टाइम वेरिएबल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रन टाइम पे किस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाएंगे, उनमें इनपुट लेंगे और फिर हम बात करेंगे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो हम इसके अगेंस्ट कोड लिखते हैं जिससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं। रन टाइम पे मेमोरी डिक्लेयर करने के लिए मैंने चूँकि दो मेमोरीज डिक्लेयर करनी है, तो मैं एक को A1 कह रहा हूँ, एड्रेस 1, और दूसरी को मैं कह रहा हूँ एड्रेस 2 की का डाटा। अब हमें पता है कि अगर मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास जो मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की, जिसको मैं न्यू इंट से क्रिएट कर रहा हूँ। अब न्यू इंट की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या काम करती है? न्यू इंट की स्टेटमेंट एक मेमोरी डिक्लेयर करती है, साथ ही उस मेमोरी का एड्रेस भी हमें बता देती है कि अच्छा ये वो मेमोरी का ब्लॉक था जहाँ पे मेरे पास एड्रेस आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इंट न्यू इंट, तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? ये स्टेटमेंट भी वही काम कर रही है। अब इसका अगर मैं डायग्रामेटिक व्यू आपको प्रोवाइड करूं तो पहली लाइन पे मेरे पास दो मेमोरी के ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। एक को मैं A1 कह रहा हूं और दूसरे को मैं A2 कह रहा हूं। याद रखिएगा A1 का अपना कोई एड्रेस होगा जिसको मैं इस केस में A12 कह रहा हूं। अब A12 एक ऐसा मेमोरी का ब्लॉक है जिसमें मेरे पास वैल्यू नहीं पड़ी हो सकती, जिसमें मेरे पास क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा। इसी तरीके से A2 अगर मैं बात करूं तो A2 मेरे पास भी एक ऐसा मेमोरी का ब्लॉक होगा जिसमें मेरे पास वैल्यू नहीं पड़ी होगी, जिसमें मेरे पास क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं न्यू इंट की, तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या काम करेगी? एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करेगी। अब दोनों में मेमोरी का ब्लॉक मेमोरी के ब्लॉक रहे हैं। अब मैं अगर मेमोरी का ब्लॉक कह रहा हूँ C12, अब स्टूडेंट्स A12, B12 और C12 में फ़र्क क्या है? जो A12 की वैल्यू होगी वो कोई एड्रेस होगा इंटीजर टाइप मेमोरी का, जबकि C12 के अंदर डाटा आपका जो होगा वो इंटीजर वैल्यूज़ की फॉर्म में पड़ा होगा। तो ये क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे मैंने कहा ये A12 इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है, ये मेमोरी ऐसे बन गई। इसी तरीके से अगर मैं अगली मेमोरी को क्रिएट करता हूँ न्यू इंट को, तो न्यू इंट के अगेंस्ट भी मेरे पास एक और मेमोरी क्रिएट होगी जिससे मैं स्टूडेंट्स D12 का नाम दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसका एड्रेस, यानी न्यू इंट क्या कर रहा है? ये मेमोरी तो क्रिएट कर रहा है, साथ ही यहाँ पे इस एड्रेस को भी भेज देगा। एड्रेस क्या था? D12। तो D12 किस में स्टोर होगा? A2 में। A2 से मुराद B12 में स्टोर होगा। तो ये आपके पास एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर मेमोरी में इनपुट लेनी है तो इनपुट मैं इस पर्टिकुलर मेमोरी को कैसे एक्सेस करूँगा? इसका कोई नाम नहीं है, पर एड्रेस इसका मेरे पास पड़ा हुआ है A1 के अंदर। इसी तरह इस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इसका एड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ है A2 के अंदर। तो इस एड्रेस को ज़रा मैं एक्सेस करता हूँ, देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर क्या स्टेटमेंट या किस तरीके से हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकेंगे। अब अगर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ Cout A1 या Cin A1, तो ये स्टेटमेंट एरर देता है। सॉरी, Cout पे नहीं, Cin, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ Cin तो ये स्टेटमेंट एरर है। क्यों एरर है? अब Cin A1 का क्या मतलब है? Cin A1 का मतलब है कि आपने इनपुट लेना है A12 के अंदर। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो आपने पॉइंटर बनाया ये मैं इनपुट नहीं ले सकता। सीन की स्टेटमेंट जब भी यूज़ होगी वो कोई ना कोई वैल्यू आप इनपुट करवा रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं Cin A2 भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये तो लाजमी कर सकता हूँ Cin C12। अब इस C12 मेमोरी तक पहुँचने के लिए मुझे इसके अंदर के डाटा C12 मेमोरी तक पहुंचने के लिए मुझे फिर भी A1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सिंटैक्स कुछ यूँ है कि अगर मैं यहाँ पे रेफ़र कर देता हूँ स्टैरिक A1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 के अंदर जो डाटा है उस मेमोरी की बात हो रही होगी। अगर मैं C स्टैरिक A2 लिखता हूँ तो इसका मतलब है A2 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, A2 के अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है? D12, उस मेमोरी की बात हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स इनपुट में लेता हूँ,
दो वैल्यूज़ इनपुट में लेता हूँ, एक वैल्यू को स्टोर करूँगा मैं C12 के अंदर और दूसरी वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा D12 के अंदर। याद रखिएगा C12 के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे A1 की ज़रूरत पड़ेगी और D12 के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे A2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। Cout एंटर फर्स्ट नंबर Cin स्टेरिक A1, अगर मैं स्टेरिक नहीं लिखता तो एरर। Cout एंटर सेकेंड नंबर Cin स्टेरिक A2। अब स्टूडेंट अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखूं तो ये क्या काम करेगा। स्टेरिक A1 से क्या मुराद है, A1 के पास जिस मेमोरी का डाटा है उस मेमोरी के अंदर इनपुट कर, उसका मतलब C12 के अंदर, C12 यहाँ पे। स्टेरिक A2 से क्या मुराद है, A2 के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस में आपने इनपुट करना है। लेट्स से मैंने 7 एंटर कर दिया। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उनको मुझे प्रिंट करना है। अब मैक्सिमम कैसे प्रिंट करेंगे, मैक्सिमम किस तरीके से प्रिंट होगा उसको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो इसका मतलब है मैक्सिमम A1 हो गया। Cout मैक्स इक्वल्स टू A1, एल्स में हम क्या लिख रहे हैं, Cout मैक्स इक्वल्स टू A2। अब सॉरी ऐसे इज इक्वल टू A2 एंडल A1 एंडल। अब ये हमारे पास डाटा आ गया। अब क्या क्वेश्चन ये है कि मुझे कंपेयर करना है इस वैल्यू को 5 और 7 को, जबकि इस पर्टिकुलर केस में 5 और 7 नहीं कंपेयर होगा, इस पर्टिकुलर केस में एड्रेसेस आपस में कंपेयर हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि ये क्या आपके पास डाटा आता है। इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट कर लें। तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। इंटर फर्स्ट नंबर एट एड्रेस A1 इस एड्रेस पे जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर एट एड्रेस A2। अब A2 के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा ये एक्चुअली उस नंबर की बात हो रही है। अब ज़रा हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ अगर मैं कोई वैल्यू दूंगा, लेट्स से मैंने 5 दे दिया, सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 6 था, तो 00B193F0 B193F0। अब ये मैक्सिमम क्या प्रिंट कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो लेट्स से मैं वैल्यू देता हूँ 6, अगली वैल्यू मैं देता हूँ 2, तो अब ये क्या प्रिंट कर रहा है 010B93F0। मतलब ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एड्रेसेस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि ये अब कंपैरिजन किस किस का हो रहा होगा, 010B3E08 का और 010B393F0 का। अब ये जो एड्रेसेस हैं वैल्यूज़ कंपेयर नहीं हो रही। अगर मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ स्टेरिक A1 इज़ ग्रेटर देन स्टेरिक A2, तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैक्सिमम ये है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हम डाटा तक एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स होगा। स्टेरिक का ऑपरेटर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ 6 और यहाँ मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ 8, तो अब क्या प्रिंट कर रहा है, मैक्स इक्वल्स टू 8। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई जब हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं तो फिर न्यू के कीवर्ड के साथ करने का क्या फ़ायदा, या रन टाइम मेमोरी बनाने का क्या फ़ायदा। इस लेक्चर में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट गेन किया है, रन टाइम मेमोरी में हमने इनपुट किस तरह करनी है, वैल्यूज किस तरह करनी है, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे पॉइंटर्स के ऊपर। और फिर आप जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास ये डायनामिक मेमोरी या रन टाइम के ऊपर हम मेमोरी की रीज़न क्या है हमारे पास क्रिएट करने की। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी।